हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने आरएनएस समीकरण के बेसिक रूप को देखा और बेसिक रूप को सॉल्व करके इसके एक नए रूप को प्राप्त किया और इसके नए रूप यानी कि नए समीकरण के द्वारा हम लोगों ने ग्राफ तैयार किया। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आज का वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो आइए चलते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जो आरएनएस समीकरण है, आरएनएस नामक वैज्ञानिक ने दिया था और उन्होंने इस समीकरण में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और ताप के बीच संबंध स्थापित किया और उस संबंध को उन्होंने एक समीकरण के रूप में लिखा जिसे हम आरएनएस समीकरण कहते हैं। तो आरएनएस ने वेग स्थिरांक एवं ताप के मध्य संबंध को एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जिसे हम आरएनएस समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण को हम कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि आरएनएस समीकरण में k इक्वल टू ए के पावर माइनस ई ए अपान आर टी। इस समीकरण में जो k है वो है वेग स्थिरांक, a है आरएनएस नियतांक या पूर्व चर घातांकी गुणक है और ई ए है सक्रियण ऊर्जा, r है गैस नियतांक और t है ताप क्रम जिसे हम केल्विन में प्रदर्शित करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, इस समीकरण को हल किया था और इसका एक नया रूप प्राप्त किया था जिसमें कि log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT था। यानी कि हम लोगों ने आरएनएस समीकरण को log के रूप में लिखा। तो अगर आपको इस समीकरण को इस अगले समीकरण में कैसे बदला जाता है बदलने नहीं आता तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सरल तरीके से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बदलना सिखाया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों समीकरण का उपयोग दो भिन्न भिन्न ताप परिस्थितियों पर करेंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं दो भिन्न भिन्न ताप परिस्थितियाँ हैं। तो इस समीकरण का उपयोग हम एक टेम्परेचर यानी T1 के लिए लेंगे और दूसरा लेंगे T2 के लिए। तो यहाँ पर मैंने T1 और T2 के लिए ऊपर वाले समीकरण को ले रखा है। तो पहले मैं इन दोनों समीकरण को आपको समझा देता हूँ, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ताप में परिवर्तन किया है। तो जब ताप में परिवर्तन होता है यानी कि यहाँ पर ताप हो गया T1 और T2, तो यहाँ पर जो R है यानी कि R क्या है, एक गैस नियतांक है और गैस नियतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर R में हम लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। और यहाँ पर E A है सक्रियण ऊर्जा और किसी भी अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो भी परिवर्तित नहीं होती। तो हमने ये जो समीकरण लिखा है एक ही समीकरण के लिए लिखा है परंतु दो भिन्न भिन्न ताप पर। तो एक ही अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा होता है वो निश्चित होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने ई ए को परिवर्तित नहीं किया है। वही हम बात करें आरएनएस नियतांक की, तो ताप परिवर्तन के साथ आरएनएस नियतांक में भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब एक ही यदि अभिक्रिया है यानी समान अभिक्रियाओं के लिए ताप परिवर्तन के साथ आरएनएस नियतांक या हम कह सकते हैं आरएनएस नियतांक या फिर चर घातांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। वही हम बात करें वेग स्थिरांक की, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वेग स्थिरांक जो होता है वो ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर T1 पर हम लोगों ने वेग स्थिरांक K1 लिया है और T2 पर वेग स्थिरांक क्या लिया हुआ है, K2 लिया हुआ है। तो इसमें हम ऊपर वाले समीकरण को समीकरण 1 मानेंगे और नीचे वाले समीकरण को हम समीकरण 2 मानेंगे। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि क्यों हम T2 से ही T1 को घटाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो हम लोग T2 लेंगे यानी कि जो तापमान दूसरा वाला लेंगे वो जब भी होगा T1 से बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर T2 का मान जो है अधिक है, इसलिए हम T2 से T1 को घटा रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर ताप अधिक है तो जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है वो भी अधिक होगा। तो T2 में जो टेम्परेचर अधिक है तो इसलिए K2 का मान भी अधिक है और T1 का मान कम है इसलिए K1 का मान भी कम है। तो अगर हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं तो आइए देखते हैं हमें कौन सा समीकरण प्राप्त होता है। तो आप जानते होंगे कि जब भी हम किसी समीकरण को घटाते हैं
तो नीचे वाले जो समीकरण होते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर हम इसका चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। तो जहाँ पर माइनस था वहाँ पर प्लस और जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस कर देंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ऊपर वाले समीकरण में प्लस log a है और नीचे वाले में माइनस log a है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको समीकरण मिलेगा log k2 माइनस log k1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 RT माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। तो यहाँ पर जो T2 वाला पद है वो माइनस में है और T1 वाला प्लस में है, इसलिए हमने T2 को बाद में लिखा है और T1 को पहले लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम log समीकरण का यूज़ करेंगे और हम सभी जानते हैं कि log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a अपॉन b। तो यहाँ पर आप समीकरण में देख सकते हैं a की जगह k2 है और b की जगह k1 है। तो इस समीकरण की जगह ये फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से समीकरण मिलेगा log k2 अपॉन k1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। तो EA अपॉन 2.303 R को हम लोगों ने कॉमन ले लिया क्योंकि ये दोनों फैक्टर दोनों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और जब कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो इस हिस्से को अलग करके हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये समीकरण प्राप्त होता है। तो इस ब्रैकेट वाले समीकरण को हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। तो जब हम इस ब्रैकेट वाले का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। यानी कि हमने इसका क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने एलसीएम लिया होगा। तो इस प्रकार हमें समीकरण मिला log k2 अपॉन k1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, ब्रैकेट में आपका रहेगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो यह समीकरण आर्हेनियस समीकरण का वह रूप है जिसका उपयोग हम अलग अलग तापक्रम पर करेंगे। इस समीकरण का एक और इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। इस समीकरण के द्वारा EA यानी कि सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण भी किया जाता है, यानी कि EA की गणना हम प्रैक्टिकली इस समीकरण के द्वारा कर सकते हैं। तो इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि जो K1 है K2 है ये वेग स्थिरांक है, जो K1 है T1 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है और जो K2 है T2 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।